सुबह जब नेहा की आँख खुली तो वैभव को सामने देखकर ठिठक गई। उसकी नज़र वैभव के चेहरे पर पड़ी। बेड के पास चेयर पर बैठा वैभव नींद में बहुत ही मासूम लग रहा था। नेहा का हाथ उसके चेहरे तक जाता उससे पहले ही नेहा ने हाथ पीछे खींच लिया। नेहा का दूसरा हाथ वैभव के हाथ में था। पूरी रात वैभव नेहा का हाथ थाम कर सो रहा था। नेहा ने हौले से हाथ छुड़ाया और उठकर अपना बैग ढूंढने लगी। बैग ढूंढते हुए गलती से एक तस्वीर गिर गई, जिसकी आवाज़ से वैभव उठ गया। पीछे मुड़कर नेहा को देखा तो जल्दी से नेहा के हाथ से कांच का टुकड़ा लेकर, तुम्हें छोड़ो, लग जाएगी तुम्हें, उठो। नेहा को पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद कांच साफ करने लगा। नेहा वैभव का चेहरा देख रही थी। बिखरे बाल, सूनी आंखें, बड़ी हुई सेब। न जाने कितने दिनों से वैभव का यही हाल था। हंसना मुस्कुराना तो वो जैसे भूल ही गया था। नेहा उसके पास जाकर, क्या कर रहे हो वैभव, छोड़ो, तुम्हें भी लग सकती है। पर वैभव ने नहीं सुना तो नेहा भी कांच के टुकड़े उठाने लगी। तभी नेहा को कांच लगने से खून आने लगा। उंगली कट गई। वैभव ने जल्दी से उसे उठाया और उसकी उंगली पर पट्टी करने लगा। कहा था ना, लग जाएगी। पर तुम सुनती कब हो, हमेशा अपने दिल की ही करती हो। नेहा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, पर वैभव ने नेहा को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, हमेशा दर्द ही दिया। तुमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरा साथ दिया और मैं तुम्हारा प्यार समझ ही नहीं पाया, कभी एहसास ही नहीं कर पाया कि तुम मुझे। बोलते हुए वैभव के आंसू नेहा का कंधा भिगो रहे थे। नेहा भी फपक पड़ी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शायद मेरी मोहब्बत में ही कमी थी, जो हर वक्त तुम्हारे करीब रहकर भी एहसास नहीं करवा पाई मैं कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए तो नेहा उठकर बैग लिया और बाहर जाने लगी। वैभव नेहा से, कहाँ जा रही हो? पीजी में जा रही हूँ वैभव। नेहा ने बिना वैभव की तरफ देखे कहा। तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? वैभव ने नेहा को अपनी ओर घुमाकर कहा। नहीं वैभव, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मुझे जाना है बस, नेहा ने हाथ छुड़ाकर कहा। वैभव नेहा की कलाई पकड़कर, एक बार कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? कहीं नहीं, यहीं रहोगी। तुम जो सोच रही हो सब समझ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बदला है। नहीं वैभव, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब बदल गया। मेरे इजहार ने सब बदल दिया। पहले तुमसे गले मिलने में भी कोई झिझक नहीं थी, पर अब मेरे इजहार ने हमारी दोस्ती ख़त्म कर दी। तुमसे नज़र नहीं मिला सकती मैं, हिम्मत नहीं बची अब। कुछ भी नहीं बदला, ना दोस्ती ना प्यार। तुम आज भी मेरी दोस्त हो और तुम यहीं रहोगी। जानता हूँ प्यार नहीं करता तुमसे, पर तुम्हारी जगह क्या है मेरी ज़िंदगी में ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम इस घर में रहोगी मेरी बचपन की दोस्त और जीवन साथी बनकर। शादी करोगी मुझसे? नेहा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैभव का शादी की बात करना नेहा को हमदर्दी लग रहा था। उसे लगा वैभव उसे शादी सिर्फ तरस खाकर कर रहा है। वो बिना कोई जवाब दिए दूसरे रूम में चली गई। वैभव वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो नीचे चला गया। दूसरी ओर ऋषभ हर पल नंदनी के करीब रहने की कोशिश में था और उसकी मांग का सिंदूर उसे बेचैन कर देता था। नन्ही घर पर तो चेहरा छुपा कर रखती थी और ऑफिस में बिना किसी डर के ऋषभ के सामने रहती थी। घर पर ऋषभ उसे परेशान करता था और ऑफिस में खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता था। शाम को नेहा नीचे हाल में आई तो मेघा जी और राजेंद्र जी उठे और नेहा को पास बिठाया। मेघा जी उसके सर पर हाथ फेर कर, मेरे वैभव को अपना बनाने के लिए थैंक यू नेहा, तुमसे अच्छी लड़की मैं चाह कर भी नहीं ढूंढ पाती। नेहा असमंजस में उन्हें देखकर, जी मैम, मैं समझी नहीं। वैभव उनके पास बैठकर, ज़रूरत भी नहीं समझने की, मिसेज वैभव व्यास बनने की तैयारी करो। नेहा ने हैरत से वैभव को देखा, फिर नज़र झुकाकर, मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा था वैभव। नहीं कहा तो अब कह दो, राजेंद्र जी ने कहा। नहीं सर, मैं हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वैभव, यह सिर्फ मेरे इजहार की वजह से कहीं मेरा दिल ना टूटे इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है, पर मेरा दिल बहुत पहले टूट चुका है। वैभव, तुम अब जोड़ नहीं सकते। मुझे कोई एहसास नहीं चाहिए, मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए, हमदर्दी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब, मैं शादी नहीं कर सकती वैभव से। उसके दिल में नन्ही है, मुझे मेरी जगह चाहिए, किसी और की नहीं। वैभव नेहा के पास जाकर, नहीं तुम गलत समझ रही हो नेहा, बस वैभव, अब ये मत कहना कि एक रात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अगर ऐसा है तो नन्ही की कसम खाकर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वैभव कुछ बोल नहीं पाया।
सर नीचे झुका लिया। बस वैभव, अब तुम मुझे नहीं रोकोगे। नेहा चली गई। वैभव जमीन पर बैठ गया। राजेंद्र जी वैभव से, वो ठीक कह रही है वैभव। जिस तरह नन्ही अनचाहे रिश्ते में घुट रही है, वैसे उसे मत घुटने देना। वक्त दो उसे, बोलकर वो चले गए। वैभव मेघा जी के गले लग गया। नन्ही ऋषभ के आने से पहले उसके कपड़े निकाल रही थी, तभी उसका ध्यान एक बॉक्स पर गया। उसने बॉक्स उठाया, उसे खोलकर देखने लगी। गेट पर नॉक खुलने की आवाज़ से उसने बॉक्स ज़मीन पर गिराकर अलमारी के नीचे कर दिया। ऋषभ ने रूम में आकर नन्ही को देखा तो उसे महक की याद आ गई। वो नन्ही की तरफ बढ़ गया। नन्ही की पीठ थी ऋषभ की ओर। ऋषभ ने उसको पीछे से बाहों में भर लिया। नन्ही एक बार फिर सहम गई। तब तक ऋषभ उसकी पीठ पर अपने होंठ रख चुका था। ऋषभ की करीबी से नन्ही को अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ बोल पाना उसके बस में नहीं था। नन्ही ऋषभ को झटक कर दूर खड़ी हो गई। वो आपके कपड़े। ऋषभ को एहसास हुआ कि वो क्या करने वाला था। उसने जल्दी से कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। नन्ही नीचे भाग गई। रात को जब नन्ही रूम में आई तो ऋषभ सो गया था। नन्ही ने जमीन पर चादर बिछाई और लेट गई। उसकी नज़र बॉक्स पर पड़ी तो उसने बॉक्स उठा लिया। खोल कर देखते ही नन्ही की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। बॉक्स लेकर वो बाथरूम में चली गई। उस बॉक्स में वो चूड़ी थी, पर उसी बॉक्स में वो महादेव का लॉकेट वाला धागा भी था जो नन्ही से कहीं खो गया था। नन्ही की मुस्कान परेशानी में बदल गई। अगर यही है वो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, पर यह लॉकेट इनके पास कैसे? कहीं यह लॉकेट पिया दी के पास तो नहीं था? पर इन्होंने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? और पिया दी से शादी? कहीं ये पिया दी को मुझे समझकर? सोचते ही उसकी आंखें बह गईं। पिया दी ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे और ऋषभ जी को भी। पर ये कैसे हो गए हैं? बचपन में तो ठीक थे। इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किससे पूछूं? इसका जवाब तो ये खुद ही दे सकते हैं। पर मैं कैसे पूछ सकती हूँ? फिर कुछ सोच कर, मैं नहीं पूछ सकती पर महक तो पूछ सकती है। नन्ही मुस्कुराते हुए बॉक्स लेकर सो गई। सुबह ऋषभ के उठने से पहले ही वो उठ गई। ऋषभ को कोई मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब वो जान गई थी कि ऋषभ कौन है। ऋषभ जब उठा तो नन्ही नहीं थी। वो बाथरूम में नहाने चला गया। जब बाहर आया तो कॉफ़ी का कप लेकर नन्ही घूंघट ओढ़े खड़ी थी। उसने कप लिया तो नन्ही उसके कपड़े बेड पर रखकर जूते ले आई। ऋषभ बस नन्ही को देखे जा रहा था, फिर खाली कप टेबल पर रखकर। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बुरे बर्ताव से, या फिर मेरे दिल में जगह बनाने के लिए कर रही हो यह ढोंग? ऋषभ ने कपड़े पहनते हुए कहा। नन्ही बिना कुछ बोले जूते पहनाने लगी। ऋषभ उसे एकटक देख रहा था। नन्ही ने जानबूझकर वो बॉक्स ऋषभ के पैरों के आगे रख दिया। ऋषभ जब जाने लगा तो उसके पैर से बॉक्स टकराया। उसने बॉक्स को गुस्से में देखा और जेब में रख लिया। ऋषभ के जाते ही नन्ही भी तैयार होकर ऑफिस चली गई। ऋषभ ऑफिस में बैठकर उस बॉक्स को घूर रहा था। डोर पर नॉक की आवाज़ से उसका ध्यान बाहर गया तो नन्ही को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नन्ही को अंदर आने का इशारा किया। नन्ही ठीक उसके सामने बैठी थी, पर नन्ही की नज़र ऋषभ के हाथ में रखे बॉक्स पर थी। नन्ही ऋषभ से, सर यह क्या है बॉक्स में? ऋषभ गुस्से से बॉक्स को घूर कर, यह बचपन का धोखा है जो किसी ने मुझे दिया, अपने मासूम सी बातों में फंसाकर। इंतजार करवाया और फिर खुद ही छोड़कर चली गई शादी के मंडप में। ऋषभ ने बॉक्स टेबल पर पटक दिया। नन्ही मन में, इसका मतलब यह दी से मिले थे और दी को समझ रहे थे वो लड़की। पर दी को इस लॉकेट के बारे में कैसे पता था? फिर ऋषभ को देखकर, साफ बताओ सर, मैं कुछ समझी नहीं। ऋषभ ने बोलना शुरू किया। बचपन में एक बार कानपुर गया था, बाकी आप नंदी से सुन चुके हैं। फिर मैं 2 साल पहले कानपुर गया। पार्क में मुझे एक लड़की मिली। वो मुझे देखकर मेरे पास आ गई। उसने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैंने सब बताया उसे। उसने कहा कि वो पार्क के पास ही रहती है। तो मैंने उसे चूड़ी दिखाई और लड़की के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि शाम को 6 बजे वो उस लड़की को लेकर आएगी। मैंने उसका इंतज़ार किया। शाम को वो लड़की जब अकेले आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। जब वो लॉकेट मैंने उसके हाथ में देखा तो मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जिससे मिलने आया था मैं। तब मुझे पता चला उसका नाम पिया है।
फिर मैं वहाँ 5 दिन रहा, एक दूसरे के बारे में जाना। फिर उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वापस आ गया। 3 महीने तक हम रोज़ फ़ोन पर बात करते थे। कब प्यार हुआ और कब मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया, उसके घर वाले भी शादी को तैयार थे। पर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपाहिज हो गया। तब पिया ने शादी से इनकार कर दिया। मेरा दिल टूट गया। पिया की ना ने मुझे हर्ट किया, मेरी ईगो को हर्ट किया। मैंने भी एक फ़ैसला किया, मैं शादी करके रहूँगा। पिया नहीं तो कोई और। राधिका भाभी की बहन आसना मेरी दोस्त थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। जब मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने अपने बर्थडे पार्टी वाले दिन मुझे अपाहिज कहकर बेइज्जत कर दिया। एक बार फिर मेरे अपाहिज होने की वजह से आसना ने भी मुझसे इनकार कर दिया। तब मैं सबसे दूर हो गया, अकेले रहने लगा, खुद को काम में झोंक दिया। पर एक दिन राधिका का रिश्ता मेरे लिए आ गया। पर मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था। पर राधिका के पिता मेरे पापा के दोस्त थे। बचपन से राधिका मेरे प्रति आकर्षित थी। मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरी ना की वजह से राधिका की शादी अहम से हो गई। एक दिन मुझे पिया का फ़ोन आया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे शादी करने के लिए कहा। मैंने 5 दिन में शादी करने के लिए सबको मना लिया। पर पिया मंडप से फिर भाग गई और उसकी जगह उसकी बहन की शादी हो गई मुझसे, जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बोलते बोलते ऋषभ की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। नन्ही मन में, 2 साल पहले उसी दिन तो मैं पार्क जाने वाली थी शाम को, पर दी ने मुझे अपने काम के लिए रोक दिया था और खुद कहीं चली गई थी। मेरे रूम में कुछ ढूंढ भी रही थी। मतलब उस दिन दी लॉकेट ढूंढ रही थी और ऋषभ जी से मिलने गई थी। उसी दिन दी ने मुझे कानपुर छोड़कर जाने के लिए भी कहा था। हे महादेव, यह सब दी ने क्यों किया? और किया तो ऋषभ जी से शादी क्यों नहीं की? क्यों अपनी जगह मुझे मंडप में भेज दिया? अब दी कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से राधिका भाभी मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि वो ऋषभ जी से शादी करना चाहती थी। नन्ही अपनी उधेड़-बुन में लगी थी। फिर ऋषभ की ओर देखकर, सर, इसमें आपकी पत्नी कहाँ गलत है, जो आप उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं? ऋषभ नफरत से चिल्लाकर, नहीं है वो मेरी पत्नी, कभी नहीं बन सकती वो। फिर नन्ही को कमर से पकड़कर अपने करीब करके, तुम भी तो शादीशुदा हो, पत्नी हो किसी की, क्यों मेरे करीब रहती हो तुम? कहीं तुम अपने पति को छोड़कर मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं ले रही? नन्ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर ऋषभ की पकड़ मजबूत थी। नन्ही डर से आंखें बंद करके, मुझे छोड़िए सर, यह क्या कर रहे हैं आप? क्यों? तुम भी तो यही चाहती हो, तभी तो जिस दिन से मिली हो मेरे सामने आ जाती हो और पढ़ाई छोड़कर यहाँ काम करने आ गई। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। ऋषभ नन्ही का चेहरा पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले जाकर, तभी नन्ही उसे जोर से धक्का देती है। ऋषभ लड़खड़ा जाता है। नन्ही बाहर जाने लगी, पर ऋषभ ने उसका दुपट्टा खींच लिया। नन्ही दोनों हाथ अपने सीने से समेटे, चेहरा दूसरी तरफ किए बस रो रही थी। ऋषभ ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नन्ही उसे फिर से धक्का दिया और अपना दुपट्टा लिए भाग गई। नन्ही ऑफिस से निकलकर घर भाग गई। पैदल ही चलकर घर पहुंची, सीधा रूम में जाकर डोर बंद किया और दरवाजे से लगकर ही रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसे होगे। बचपन से जिसका इंतजार किया, जिसे मिलने को हर पल महादेव से दुआ मांगी, अपनी निगाहों में जिसकी तस्वीर संभाली, वो ऐसा होगा, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ दी मिल गई आपसे मुझसे पहले, वरना आपका ये रूप शायद कभी देख ना पाती मैं। नहीं जान पाती किस तरह के इंसान हैं आप। मेरे साथ आप ये सब करते हैं। घर पर मैं सहती हूँ, क्योंकि दिल तोड़ा है आपका दी ने। इसलिए आप जो भी करते हैं मैं ऐतराज़ नहीं करती। पति हो मेरे, हक है मुझ पर आपका। मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर हक है आपका। पर इस तरह यह जानते हुए कि आपके ऑफिस में काम करने वाली लड़की किसी की अमानत है, किसी की पत्नी है, आप उसके साथ भी वही सब। घिन आती है मुझे आपसे, नफरत होती है आपसे। नहीं सहन कर सकती मैं ये सब। हर औरत को आप सिर्फ हवस की नज़र से देखें, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब। बचपन के प्यार का ये घिनौना रूप नहीं देख सकती मैं, कभी नहीं, कभी नहीं। नन्ही अपने बालों में उंगलियां फंसाकर चीख पड़ी थी। थोड़ी देर बाद फिर कुछ सोचकर, अब मुझे आपके सामने आना होगा, बताना होगा आपको कि हर औरत खिलौना नहीं है, कि मर्द कुछ भी करे औरत चुपचाप सहे। हरगिज नहीं। अब मैं यह घूंघट जल्द उठा दूंगी।
ऋषभ राय, बहुत जल्दी आपके इस रूप को देखकर नफरत है मुझे आपसे। ऋषभ ऑफिस में बैठकर जो भी है उसके बारे में सोच रहा था। फिर मन में, यह क्या किया तूने ऋषभ? वो अब कभी ऑफिस नहीं आएगी। क्यों बेकाबू हो जाता है तू उसके सामने, ये जानते हुए कि वो किसी और की है? फिर भी यह हरकत की तूने। माफ़ी मांगनी होगी उससे, वरना बहुत दूर चली जाएगी वो तुझसे। नहीं, मैं उसे खुद के करीब रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे उससे मिलकर माफ़ी मांगनी होगी। ये सब गाड़ी की चाबी उठाकर चला गया। नन्ही किसी सोच में गुम थी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से कही गई बात सुन नन्ही लड़खड़ा गई। फिर संभल कर, मैं अभी आती हूँ बोलकर घर से बाहर चली गई। नेहा कॉलेज से जल्दी से निकल रही थी। बाहर ऋषभ को देखकर उसके कदम ठिठक गए। ऋषभ नेहा की ओर बढ़ा तो नेहा जाने लगी। ऋषभ उसे आवाज़ देकर, रुक जाओ मिस नेहा, मुझे आपसे बात करनी है। नेहा रुककर, देखिए सर, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करूँगी। पर मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपकी दोस्त महक के बारे में। ऋषभ ने उसके सामने आकर कहा, सर मुझे इस वक्त महक के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। ऋषभ उसके सामने ही खड़े रहकर, देखिए मिस नेहा, मैं महक व्यास से मिलना चाहता हूँ। वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मुझे उनका घर का पता चाहिए। मैं जानता हूँ वो वैभव व्यास की पत्नी है, पर शायद उनके साथ नहीं रहती। मैं वैभव व्यास के घर जा सकता हूँ, पर वो साथ नहीं रहती, तो उनके घर ना जाकर आपके पास आया हूँ। मुझे उनसे मिलना है। मेरी एक फ़ाइल उनके पास है, जिससे रिलेटेड मेरी मीटिंग है आज। ऋषभ एक ही सांस में सब कुछ झूठ बोल गया। नेहा हैरत से ऋषभ की बात सुन रही थी। फिर मन में, ये नन्ही और वैभव को पति पत्नी कैसे इंसान है, अपनी पति को किसी और की पत्नी, और नन्ही इनके साथ काम करती है, वो भी महक बनकर। आखिर चल क्या रहा है उसके मन में? फिर ऋषभ को देखकर, आपको महक से मिलना है तो चलिए मेरे साथ। नेहा आगे बढ़ गई। ऋषभ आवाज़ देकर, मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। नेहा आकर ऋषभ की गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो नेहा सीधा अंदर भाग गई। ऋषभ भी नेहा के पीछे चला गया। नेहा नन्ही को देखकर उसके गले लगकर, कहाँ गई थी तू? ना फ़ोन उठाया, ना कॉलेज आई। जानती है हम कितना परेशान थे। देख ना, वैभव का एक्सीडेंट हो गया। कैसा है वो? ज़्यादा लगी तो नहीं? बोल कुछ। रुक, मैं ही खुद जाती हूँ, कहकर नेहा वैभव के रूम की तरफ भाग गई। नन्ही कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र सामने खड़े ऋषभ पर पड़ी। नन्ही की आंखों में गुस्सा उतर आया। नन्ही ऋषभ की तरफ बढ़कर, आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, नफरत है मुझे आपसे, चले जाओ यहाँ से। ऋषभ नन्ही का हाथ थाम कर, आई एम सॉरी महक, वो मैं अपने होश। ऋषभ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नंदिनी ने एक जोरदार तमाचा ऋषभ के मुंह पर जड़ दिया। गलती से, होश, जानते भी हैं क्या किया है आपने? गलती नहीं, गुनाह है वो जो मेरे साथ कर रहे थे आप। मेरे साथ वो सब करने से पहले एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं आया आपको? नफरत करते हैं ना आप अपनी पत्नी से? पर नफरत के काबिल तो आप हैं राय साहब। किसी और की पत्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चले थे आप। अब यहाँ क्या करने आए हैं आप? नन्ही गुस्से और नफरत से बोल रही थी। ऋषभ अपने गाल पर हाथ रखकर नन्ही की बातें सुन रहा था। फिर नन्ही को कंधे से पकड़कर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? ऋषभ राय पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? नन्ही डर से तड़प उठी और ऋषभ की पकड़ से अपने कंधे आज़ाद कराने की कोशिश में लगी थी। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था जो नन्ही को बचा पाता। ऋषभ ने नन्ही का चेहरा एक हाथ से पकड़कर उसे दीवार से लगाकर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था, पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, कहकर अपने होठ नन्ही के होठों के करीब बढ़ाने लगा। नन्ही अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर ऋषभ ने नन्ही के होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। नन्ही के होठ से खून निकलने लगा था, पर ऋषभ ने उसके होठों को अपने होठ में जकड़ रखा था। काफ़ी देर किस करने के बाद ऋषभ ने नन्ही को ज़मीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुककर, यह तुम्हारे थप्पड़ की सज़ा नहीं है, यह तुम्हें बताने के लिए है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ मेरे बिस्तर की धूल हो, समझी? चाहूँ तो अभी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ तुम्हें, पर थप्पड़ का जवाब तुम्हें बता रहा हूँ। फिर नन्ही का मुंह पकड़कर दोबारा किस किया
और बाहर निकल गया। नन्नी निडाल सी बैठी रही। बहुत देर बाद नेहा नन्नी को ढूंढते हुए आई तो नन्नी को बैठे देख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैभव को होश आ गया है, चल। जब नन्नी नहीं उठी तो नेहा उसके पास बैठकर उसका चेहरा ऊपर कर देखा तो नन्नी के होंठ से खून देखकर चौंक कर, यह क्या, किसने किया? नन्नी नेहा के गले लगकर ऑफिस और अभी जो भी हुआ सब नेहा को बता देती है। नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे खड़े वैभव ने गुस्से से मुट्ठियां भींचकर जोर से चिल्लाया, ऋषभ राय! वैभव नन्नी के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर गले लगने के बाद नन्नी को अलग करके नन्नी को पास पड़े बेंच पर बैठा दिया और अपनी जेब में से रुमाल निकालकर नन्नी के होंठ से निकला खून साफ करने लगा। फिर नन्नी से, क्यों सह रही हो यह सब? क्यों जवाब नहीं देती उसको? तुम्हें इस तरह देखकर मैं टूट रहा हूँ नन्नी, मर रहा हूँ मैं पल पल। जिस तरह मुझे दूर कर रही हो खुद से, तुम उसको दूर क्यों नहीं करती खुद से? मुझे कसम दी थी ना तुमसे दूर रहने की, पर मेरी तकलीफ सुन, मेरे एक्सीडेंट के बारे में सुन दौड़ी चली आई। वैसे ही वापस आ जाओ हमारी ज़िंदगी में। मैं, नेहा, मॉम, डैड सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं नन्नी, प्लीज़ लौट आओ। वैभव नन्नी का चेहरा थाम कर बोल रहा था। नन्नी वैभव के हाथ पर अपना हाथ रखकर, वैभव, ऋषभ राय ही वो इंसान है जिसका मैं बचपन से इंतज़ार कर रही थी। ऋषभ ही वो लड़का है जिससे मुझे प्यार था। वो लॉकेट ऋषभ राय का ही था। पर देखो ना, जिस शख्स का बचपन से इंतज़ार कर रही थी उसकी पत्नी बन गई। पर उसने कभी चेहरा नहीं देखा मेरा, फिर भी मैं उनकी पत्नी बनकर हर धर्म निभाने को तैयार हो गई। कितना टॉर्चर करते हैं मैं सब सहती हूँ। नौकर कहते हैं वो भी बर्दाश्त करती हूँ। महक को वैभव की पत्नी समझते हैं वो, अपनी पत्नी को किसी और की पत्नी कहते हैं, फिर किसी और की पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उनका यह रूप मुझे खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा है वैभव। मैं एक ऐसे इंसान की अमानत बनकर रह रही थी, बचपन से जो दोनों तरफ मुझे ही नोचता है। घर पर अपना पति धर्म बोलकर और बाहर किसी और की अमानत की इज्जत तार तार करने की कोशिश करता है। ऋषभ राय से ज़्यादा नफरत मैं खुद से करती हूँ। मैंने ऋषभ राय जैसे शख्स से मोहब्बत की, दिल से। नन्ही वैभव के सीने से लग फपक पड़ी थी। वैभव के सीने से लगी नन्ही फपक कर रो रही थी। नेहा उसके सर पर हाथ फेरकर उसे शांत करने की कोशिश में लगी थी। वैभव ने एक नज़र नेहा को देखा जो कब से वैभव और नन्ही को देख रही थी। वैभव की नज़र नेहा पर पड़ते ही नेहा ने अपने आंसू साफ किए और चेहरा दूसरी ओर कर लिया। शांत होने पर नन्ही को ख्याल आया कि वो कब से वैभव की बाहों में है। नन्ही ने झट से उठकर अपने आंसू साफ किए और वैभव को देखने लगी। वैभव भी उठते हुए, क्या हुआ नन्ही? नन्ही परेशान सी, वैभव तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हें कितनी चोट लगी है? तुम बाहर क्यों आए? तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर वैभव का हाथ थाम कर, चलो, नन्ही रूम की तरफ जाने लगी। वैभव दूसरे हाथ से नन्ही के हाथ को पकड़कर, मैं ठीक हूँ नन्ही, छोटा सा एक्सीडेंट था, ज़्यादा नहीं लगी, चलो घर चलते हैं। फिर मेघा जी और राजेंद्र जी को देखकर, मॉम डैड कहिए इसे मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है मैं घर जा सकता हूँ। मेघा जी नन्ही के पास आकर, सॉरी बेटा मैं अकेले यहाँ घबरा गई थी, जल्दीबाजी में तुम्हें फ़ोन कर दिया, पर डॉक्टर ने कहा है कि वैभव ठीक है। मॉम की बात का यकीन है ना तुम्हें? तो अब चलें, वैभव ने कहा और सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अपना ख्याल रखना वैभव, और मॉम मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना आप। अब मुझे जाना होगा, नेहा ने कहा और जाने लगी। तो नन्ही उसका हाथ थाम कर, तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे बात करनी है आप सबसे। सब वैभव के घर पहुँचे। घर पहुँचकर राजेंद्र जी नन्ही से, नन्ही बेटा क्या बात है और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? नन्ही को ऋषभ का किस करना याद आ गया। वो सर, मैं, नन्ही हड़बड़ा गई। नेहा नन्ही को पानी का गिलास देकर, बैठ जाओ पहले पानी पी लो। नन्ही ने एक घूंट में सारा पानी खत्म किया और सबके सामने बैठकर, मुझे आपको बताना है ऋषभ राय वैभव को मेरे पति समझते हैं और उनको लगता है मैं और वैभव शादी होने के बाद भी अलग रहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं अब उनके सामने आना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि जिसके साथ उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की वो उनकी खुद की पत्नी है। हम जानते हैं बेटा, नेहा हमें बता चुकी है सब। और नन्ही, तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, प्यार नहीं करता। तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ। अगर सच जानकर
वो तुम्हें और तकलीफ पहुंचा सकता है। राजेंद्र जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। मेघा जी नन्ही का हाथ पकड़कर, ये ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ। वो कुछ नहीं कर पाएंगे मैम, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती अब, मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, नन्ही ने दृढ़ता से कहा। तुम सच में तलाक लेना चाहती हो नन्ही? नेहा ने परेशानी में कहा। हाँ नेहा, नन्ही उसके साथ नहीं रहेगी, कभी नहीं। फिर नन्ही की ओर जाकर, और तुम आज ही उस ऋषभ राय को बताओगी कि तुम कौन हो। चलो अभी मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं वैभव, ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। पर नन्ही तुम अकेले उसके सामने? हाँ वैभव, मैं अकेले ही उसका सामना करूँगी, नन्ही ने कहा और चली गई। नेहा भी उसके पीछे चली आई। बाहर आकर नेहा नन्ही के पीछे से आवाज़ देती है। नन्ही रुक कर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ नेहा, मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, जब भी ज़रूरत हुई मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। नन्ही इतना कहकर चली गई। नेहा भी मन महसूस कर रह गई। राय मेंशन। ऋषभ गुस्से में घर पहुंचा। राधिका को देख एक पल के लिए वो ठिठक गया। राधिका और अहम बाहर जा रहे थे। अयम ने भी एक नज़र ऋषभ को देखा और राधिका का हाथ थाम निकल गया। वैभव उनको जाते देखा और अपने रूम की ओर चला गया। भाई राधिका अयम का हाथ झटक, समझते क्या हो तुम खुद को? कितनी बार कहा है, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, समझे? यूँ सबके सामने हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा हाथ मत लगाना मुझे, वरना वरना क्या? पापा से कहोगी तुम? भूलो मत, तुम्हारे पापा की पसंद हूँ मैं, उन्होंने मुझे चुना है तुम्हारे लिए, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। पर तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, और तुम दुनिया के सामने वाइफ हो मेरी, तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ मैं, समझी? और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो बता दूंगा तुम्हारे पिताजी को, उनकी बेटी की असलियत। फिर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं बर्दाश्त करता हूँ तुम्हारी बदतमीजी, इसका फ़ायदा मत उठाओ। प्यार करता हूँ तुम्हें, वरना कब का निकाल दिया होता अपनी ज़िंदगी से। यू ब्लडी लूजर, तुम क्या समझते हो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें प्यार करूँगी? तुम्हारी नज़र मेरी दौलत पर थी मिस्टर अहम राय, इसलिए तुमने ऋषभ के इनकार पर मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने का फ़ायदा उठाकर मेरे पापा को झूठा प्यार दिखाकर मुझसे शादी कर ली। पर तुम मेरी दौलत से प्यार करते हो। अहम राधिका को कमर से पकड़कर करीब करके, तुम जो भी समझो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह तुम्हारी सोच है उसके मुताबिक ही तुम समझना चाहती हो, और तुम्हें अपनी चाहत का यकीन दिलाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब चलो, वरना अपने पापा को तुम जवाब दोगी कि हम लेट क्यों हुए। फिर एक झटके में राधिका को छोड़कर अहम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राधिका भी गुस्से से पैर पटक कर गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ रूम में पहुंचा तो उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर जब नंदी को रूम में कहीं नहीं पाया तो मन में, ये कहाँ गई, शायद नीचे होगी, पर मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं भी हो मुझे क्या। फिर से झटक कर खिड़की के पास आकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और मुंह में रख ली। थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में जो हुआ ऋषभ की आंखों के सामने किसी रील की तरह चलने लगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं महक, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो किस तो सिर्फ ट्रेलर था, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। फिर कुछ सोचकर खुद से, वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? ऐसा क्या हुआ होगा जो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा? फिर से ऋषभ को नन्ही का थप्पड़ याद आ गया। गुस्से में उसकी बॉडी की नसें तन गईं। राधिका और अहम की गाड़ी सहाय हाउस के बाहर रुकी। राधिका गाड़ी से निकलकर अंदर भागी और हॉल में बैठे विराज सहाय को देखकर भागकर उनके गले लग गई। सहाय जी, कैसा है मेरा बच्चा, और अहम बेटा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पापा जी। अहम ने आकर उनके पैर छुए और उनके गले लग गया। गले लगते ही राधिका और अहम के हाथ सहाय जी की पीठ पर थे। राधिका ने अपना हाथ छुड़ा लिया। कैसे हो बेटा? सहाय जी ने अहम से पूछा। मैं ठीक हूँ पापा जी, आप कैसे हैं? अचानक मिलने बुला लिया, सब ठीक है ना? अहम ने गंभीर होकर कहा। सब ठीक है बेटा, बस मिलने का मन किया तो बुला लिया। राधिका को मिस कर रहा था बहुत। पर आपने ही तो कहा था कि मैं जब भी आऊँ अपने पति के साथ आऊँ। आपके फरमान के चलते मैं नहीं आती, और आपके चहेते दामाद के पास वक्त ही नहीं होता है मुझे यहाँ लाने की। आपकी जिद की वजह से पास रहते हुए भी मैं कितने टाइम बाद आपसे मिलती हूँ, और जब याद आती है तो मुझे छोड़कर अपने दामाद को कहते हैं। मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाती,
राधिका ने साय जी से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी बच्चा, मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ हमेशा। छोड़ो, चलो पहले नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद राधिका अपने रूम में चली गई और हम सहाय जी के पास बैठ गया। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम कर दूँ और खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं ले सकता। आप राधिका के नाम पर सब करें। तुम जानते हो बेटा, जिस दिन सब उसके नाम हो जाएगा, वो एक पल में तुमसे रिश्ता तोड़ देगी और मैं उसे सिर्फ तुम्हारे हाथों सौंप कर जाना चाहता हूँ। जानता हूँ पापा जी, पर आपको कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाएंगे और मैं उसको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हैम ने साया जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, पर बेटा, मैंने ये बिल बना दी है। मुझे कुछ हो जाए तो सब कुछ राधिका के नाम तब तक रहेगा जब तक वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें छोड़ने के बाद ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। पर यह सब क्यों पापा जी? आपकी सारी संपत्ति पर राधिका का हक है, मेरा नहीं। और राधिका पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम मना नहीं करोगे? राधिका की कसम तुम्हें और उसे नहीं बताओगे? वादा करो तुम राधिका का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसके साथ रहोगे। मैं वादा करता हूँ, किसी भी हालत में मैं राधिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर खड़ी राधिका ने उनकी सारी बातें सुन ली और गुस्से से वापस चली गई। रूम में आकर उसने सब सामान फेंक दिया। कैसे कर लेते हैं पापा ये? मुझे उसके साथ बांध दिया हमेशा के लिए। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी कीमत पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी, किसी भी हालत में। नन्ही घर पहुंची तो ऋषभ की गाड़ी से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ऋषभ घर पर है। वो गुस्से में अंदर चली गई। साधना हाल में बैठी रीना जी के साथ कुछ साड़ियां देख रही थी। नन्ही को देखकर, नन्ही अच्छा हुआ तुम आ गई, अपने लिए साड़ी पसंद करो। नन्ही अपने गुस्से को दबाकर उनके पास आकर, मेरे पास है भाभी, आप अपने लिए देख लो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो तुम क्या पहनोगी कल? रीना जी ने नन्ही से पूछा। कल? कल क्या है मॉम? कल साधना और परम की एनिवर्सरी है, घर में पार्टी है बहू, तभी साड़ी पसंद करने के लिए कहा तुमसे। रीना जी ने एक साड़ी नन्ही को देकर कहा। नन्ही ने एक साड़ी उठाई और कहा, ये मेरे लिए ले लीजिए। साड़ी का कलर कल पार्टी में बताऊंगी। साधना साड़ी देखकर, वाह क्या पसंद है, तुम पर खूब जचेगी। नन्ही हल्की सी मुस्कान के साथ साड़ियां देखने लगी। थोड़ी देर बाद नन्ही अपने रूम में न जाकर दूसरे रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर घुटनों में सर देकर रो पड़ी। क्यों महादेव, यह सब क्यों? मैंने तो कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। फिर ये सजा क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों मुझे ही हर दर्द हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है? फिर आंसू पोंछ कर, मैं नहीं रह सकती, यहाँ दम घुटता है मेरा यहाँ। कल मैं ऋषभ जी के सामने आऊंगी अपनी असली पहचान के साथ, और कल का दिन आखिरी होगा मेरा इस घर में। चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, सबसे दूर। फिर चेंज करके ऋषभ के रूम में आई तो ऋषभ को देखकर घूंघट कर लिया। ऋषभ आवाज सुनकर, कहाँ थी तुम? वो मैं किचन में थी, नंदी ने धीरे से कहा। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जी, अभी लाई। थोड़ी देर में नन्ही कॉफ़ी लेकर आई और ऋषभ की तरफ बढ़ा दी। ऋषभ ने कॉफ़ी के कप के साथ नन्ही का हाथ पकड़ लिया, फिर एक झटके में छोड़कर दूर चला गया। फिर नन्ही को देखकर, तुम जाओ और रूम में मत आना, मैं अलोन रहना चाहता हूँ। नन्ही सर झुकाकर चली गई। ऋषभ अपने हाथ की ओर देखकर, यह कैसे हो सकता है? मुझे आज ऐसा लगा कि मैं महक को छू रहा हूँ। फिर से झटक कर कॉफ़ी पीने लगा। रात को सब डिनर कर चुके थे। राधिका और अहम भी राधिका के घर से डिनर करके लौटे। राधिका सबको नज़रअंदाज करके रूम में चली गई। अहम अंदर आया तो परम के पास आकर, सॉरी भाई, मैं ऑफिस नहीं आ पाया, पापा जी के साथ था। परम अहम का कंधा थपथपाकर, कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है, उनकी तरफ जिम्मेदारी है तुम्हारी। कैसे हैं अंकल? पापा जी अब ठीक हैं भाई। कब तक तुम भी ऐसी ज़िंदगी जीते रहोगे अहम? परम ने कहा तो अहम को सबके चेहरे पर सवाल नजर आए। मैं जानता हूँ आप सब क्या कहना चाहते हैं, पर मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता और मेरे प्यार को वो समझती नहीं। अपनी ओर से मैं हर कमी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, पर वो एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहती है और ना यहाँ से दूर जाना चाहती है। ऋषभ भाई से मुझे कोई गिला नहीं है, वो अपना जगह सही थे, पर मुझे उसे मजबूर नहीं करना चाहिए था। आज वो मेरे प्यार को दौलत का लालच समझती है और मैं चाह कर भी यकीन नहीं करा पाता उसे, अपनी मोहब्बत का। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी उतर आई। परम उसे गले लगाकर, सब ठीक हो जाएगा,
अहम, उसे वक्त दो, कल पार्टी है घर में, अंकल जी को इनवाइट किया? साधना ने माहौल देखकर बात को बदलते हुए कहा। अहम साधना की ओर देखकर, जी भाभी, वो कल जरूर आएंगे। शिव जी, रीना जी से, आपने नंदनी बहू के मायके वालों से कहा आने को? रीना जी उदासी से, ऋषभ का नंदनी की तरफ बर्ताव देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं कहा। एक बार दोनों का रिश्ता सुधर जाए, फिर नंदनी और ऋषभ की एनिवर्सरी पर उनको जरूर बुलाएंगे। नंदनी ने जब सुना तो सर झुकाकर वहां से चली गई। साधना परी को लेकर रूम में पहुंची, परी को बेड पर सुला दिया और खुद कवर से कपड़े निकालने लगी। परम ने पीछे से आकर उसे भाव में भर लिया। साधना सुकून से आंखें बंद करके, आखिर एनिवर्सरी की एक रात पहले आपको हमारी याद आ ही गई है ना? अरे वाइफी जी, हमें तो रोज याद आती है, बस आपको ही घर के काम और परी से फुर्सत नहीं। परम ने साधना के कंधे को चूमते हुए कहा। अच्छा जी, अब ये दोस्त भी हमारा है। आप तो बिजी रहते हैं ऑफिस में, हर वक्त काम काम, और हम घर में लगे रहते हैं। साधना ने खुद को छुड़ाकर दूर जाते हुए कहा। परम फिर से साधना को कमर से पकड़कर, देखिए कौन भाग रहा है अब? हम नाराज हैं आपसे तो भाग रहे हैं। साधना और कुछ कहती उससे पहले परम साधना को अपनी ओर घुमाकर साधना के होठों पर होठ रख देता है। साधना के हाथ भी परम की पीठ पर चल जाते हैं। फिर परम साधना के माथे को चूमकर, आप आज भी नहीं बदली, मेरे छूने से कैसे सारा गुस्सा नाराजगी भूल जाती हैं। 8 साल से आपने अपना हर फर्ज कितने अच्छे से निभाया। साधना, मुझे प्यारी सी बेटी परी दी। थैंक यू साधना। साधना परम के सीने में छुपकर, इसमें हमारा आपने बराबर साथ दिया है। आपके बिना हम कुछ नहीं परम जी। आपने एक अनाथ लड़की से मोहब्बत की, शादी की, हमें परिवार दिया। परम साधना के मुंह पर हाथ रखकर, क्यों भूल जाती हैं आप, अनाथ नहीं हैं। मैं हूं ना आपका, तो आप अनाथ कैसे हुई? फिर साधना को बाहों में कसकर, दोबारा बोला तो काट खाऊंगा आपको। साधना ने नजरें उठाकर देखा तो परम ने फिर से उसके होंठ चूम लिए और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगा। साधना घूर कर, परी है यहाँ। परम, ओ सॉरी, भूल गया। फिर साधना को चेंजिंग रूम में ले गया और नीचे उतारकर बाहों में भर लिया। दोनों अपने प्यार के एहसास में खो गए। अहम गैलरी में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने नज़र घड़ी पर डाली तो 1 बज रही थी। अहम अपना लैपटॉप बंद करके रूम में आ गया। राधिका को सोते देख उसके कदम राधिका की ओर चल पड़े। पास पहुंचकर देखा, राधिका किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अहम ने उसकी ओर झुककर किस किया तो राधिका कसमसाई। अहम झट से दूर हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं, पर राधिका करवट बदलकर सो गई। तो उसने पसीना साफ किया और मन में, अहम, तुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना होगा, वरना तू बुरा फंसेगा। ये शेरनी तुझे खा जाएगी। फिर राधिका की दूसरी साइड लेट गया। फिर उसे राधिका की कई बातें याद आने लगीं। सहाय हाउस से वापस आते वक्त गाड़ी में राधिका गुस्से से अहम को घूर रही थी। अहम बहुत देर से नोटिस कर रहा था। उसने गाड़ी साइड में रोककर राधिका से कहा, कुछ कहना चाहती हो? राधिका गुस्से में, तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई आज। मेरी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो गई। अब तो खुश हो गए तुम। अच्छा, तो तुमने सब सुन लिया? अगर सुन लिया है तो यह भी पता होगा कि यह सब क्यों हुआ। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगी? कभी नहीं। पापा चाहते हैं मैं तुम्हारी हो जाऊं, इसलिए सब तुम्हारे नाम कर दिया। पर तुम मुझे कभी छू नहीं पाओगे। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। तुम्हें यह लगता है तो तुम भूल रही हो। 2 साल से तुम मेरे साथ हो, मेरी पत्नी बनकर, पर आज तक तुम्हारे करीब नहीं आया मैं, क्योंकि ये प्यार का एहसास तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं, चाहूँ तो एक पल में पति के सारे हक ले सकता हूँ, पर प्यार करता हूँ तुमसे। मोहब्बत दिल से है, जिस्म से नहीं, बोलकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। राधिका बाहर देखने लगी। अहम ने एक नज़र राधिका को देखा और आंखें बंद कर नींद के आगोश में चला गया। ऋषभ सो चुका था। नंदी ने ऋषभ को सोए देखा तो चुपचाप आकर जमीन पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने सारे पल आने लगे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। राय मेंशन घर में हर तरफ चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिर घर के बड़े बेटे और बहू की शादी की सालगिरह जो थी। आज सब घर पर थे। कुछ मेहमान भी पधार चुके थे।
लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। पार्टी तो शाम को थी, पर मेहमान तो आप सब जानते हैं वक्त से पहले आते हैं। वैसे हम भी तो ऐसा ही करते हैं। सब अपना अपना काम देख रहे थे। अहम परी के साथ था। साधना भी काम में व्यस्त थी। परम आज भी एक मीटिंग में था, जिससे साधना का मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। यह बात सब नोटिस कर रहे थे। मिस्टर और मिसेस राय सब मेहमानों के साथ थे। हमेशा की तरह राधिका और ऋषभ अपने अपने रूम में थे। मिसेस राय नन्नी को बुलाकर सबसे परिचय करवाती हैं, फिर नन्नी साधना के पास चली जाती है। साधना का उदास चेहरा देखकर नन्नी साधना से, भाई आ जाएंगे भाभी, आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? देखो ना नन्नी, मैंने उनसे कहा था आज के दिन काम नहीं, पर मेरी बात कभी समझते ही नहीं। नन्नी के कुछ बोलने से पहले रोहन और आन्या आकर नन्नी और साधना के गले लग जाते हैं। आन्या साधना को अलग करके, आपकी भाषा में आपको बधाई हो भाभी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद नन्नत जी, आपके बिना घर सूना लगता है हमें। रोहन भी मुबारकबाद देकर नन्नी और साधना के पांव छूता है। साधना और नन्नी से मिलकर रोहन और आन्या बाकी सबसे मिलने चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर परम अंदर आते हुए साधना को देख हल्के से मुस्कुरा देता है, पर साधना उसे इग्नोर करके चली जाती है। परम नन्नी को इशारे में पूछता है, क्या हुआ? तो नन्नी भी अपने कंधे उचका देती है। परम नामे से हिलाकर साधना के पीछे चला जाता है। साधना रूम में आकर चेहरा दूसरी तरफ किए खड़ी थी। परम ने आकर पीछे से उसे हक किया। साधना खुद को छुड़ाते हुए, क्यों आए आप? रहते काम में व्यस्त। मेरी कहाँ कदर है आपको? आज के दिन भी आप सुबह ही चले गए। हमें बात नहीं करनी आपसे। क्यों बात नहीं करनी जान? आपके लिए ही तो करता हूँ काम, ताकि आपको दुनिया की हर खुशी दे सकूँ। पर आप कहती हैं तो आज के बाद काम बंद और बीवी की सेवा शुरू। बस बस, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें नहीं, प्यार करना सीखे। परम साधना को अपनी ओर करके गले लगाकर कहता है। साधना के हाथ भी परम की पीठ पर चले गए। साधना परम से अलग होकर, चलिए तैयार हो जाइए आप, मैं परी को तैयार कर दूं। परम साधना को कमर से पकड़कर, और आप? पहले आप और परी, फिर मैं, कहकर परी को लेने चली जाती है। परम मुस्कुराकर, ठीक से नाराज होना भी नहीं आता, 1 मिनट में मान भी गई। आपके बिना मैं अधूरा हूँ साधना, और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। ऋषभ रूम में अभी भी सोया था। नन्नी ने रूम में आकर ऋषभ को सोते हुए देखा और फिर कबर्ड से उसके कपड़े निकाल कर रख दिए और जाने लगी। तभी ऋषभ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके कदम जम गए। तुम आज की इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। तुम यहीं रहोगी रूम में। इस पार्टी में सब होंगे, हमारे बिजनेस के रिलेटेड लोग भी आएंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम किसी के सामने ना आओ, वरना वो सब सवाल करेंगे तुम्हारे घूंघट को लेकर। और जिस पल तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, वो पल इस घर में आखिरी पल होगा तुम्हारा, समझी? यह सब ऋषभ नन्नी के करीब आकर उसे भाव में भरकर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाते हुए बोल रहा था। एक बार नन्नी उसकी इस हरकत से फिर कांप गई थी। उसने अपने होंठ भींच रखे थे और मुट्ठी कसी हुई थी। ऋषभ नन्नी को झटके से छोड़ा तो वो जमीन पर गिर गई। ऋषभ उसके हाथ को अपने पैर के नीचे मसलकर बाथरूम में चला गया। भाई नन्ही आंखों में आंसू लिए अपने हाथ को दबा रही थी। ऋषभ बाहर आया और तैयार होने लगा। फिर नन्ही से कहा, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, और नीचे चला गया। शाम का समय, गैलरी में खड़ी नन्ही बाहर लॉन में देख रही थी। कितना खूबसूरत लग रहा था सब। हर जगह वाइट और रेड पर्दे और फूलों से डेकोरेट की गई थी। लाल और सफ़ेद फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सारा लॉन जगमगा रहा था। एक और खाने का इंतजाम किया गया था। जेंट्स के लिए कोने पर बार भी बनाया गया था। स्टेज पर बड़े से बोर्ड पर रेड हार्ट में बड़े बड़े अक्षरों से साधना और परम का नाम लिखा था। नन्ही सब देखकर खो गई थी। 7 बज गए। पार्टी में मेहमान आने शुरू हो गए। मिस्टर एंड मिसेस राय सबका स्वागत कर रहे थे। धीमा सा म्यूजिक भी बज रहा था। रोहन और आन्या भी अपने फ्रेंड में बिजी थे। साया जी को आते देखकर अहम भी उनकी ओर बढ़ गया। पैर छूकर उनका हाथ थामकर ले आया। सहाय जी ने पूछा, बेटा राधिका कहाँ है? अहम ने कहा, पापा जी आपको पता है ना वो तैयार होने में कितना वक्त लेती है। आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अहम जाने लगा। उसकी नज़र सामने से आती हुई राधिका पर पड़ी। ब्लू डार्क कलर के वन पीस में बड़ी बड़ी हील्स के साथ राधिका अहम की ओर बढ़ रही थी। अहम की तो धड़कनें बढ़ गईं।
उसने अपने हाथ सीने पर रखा। राधिका उसके पास पहुंचकर बड़ी आंखें काजल से सनी हुई, बाल कल करके मेसी बनाया गया था। अहम तो मुंह खोले बस उसे निहार रहा था। राधिका गुस्से में उसके पैर पर जोर से मार कर, ये बेवकूफ़ी वाली हरकत बंद करो और अपना मुंह भी बंद करो, वरना मक्खी चली जाएगी। इडियट, बोलकर साहे जी के पास चली गई। अहम की नज़रें उसके ऊपर ही थीं। आज तो भाभी कयामत लग रही है ना? रोहन ने एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अहम के कंधे पर रखकर कहा। हाँ, मेरा तो दिल आज निकल कर बाहर ही आ जाएगा। रोहन जोर जोर से हंसने लगा तो अहम को ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। अहम झेप कर रोहन के सर पर चपत लगा देता है। बहुत बदमाश हो गया है तू। और फिर राधिका को देखने लगता है। राधिका की नज़र जब अहम पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसकी नज़र अहम पर ठहर जाती है। अहम भी कम नहीं लग रहा था। ब्लू डार्क कलर का सूट, रेड शर्ट, हैवी बियर्ड, बाल सलीके से बने थे, दिखने में काफ़ी हैंडसम। कोई भी लड़की देखे तो दिल हार जाए, पर उसकी मोहब्बत वो लड़की थी जो उसे कुछ नहीं समझती थी। राधिका ने सिर झटका और दूसरी ओर देखने लगी। आन्या साधना के रूम में गई तो साधना गजरा लगा रही थी। भाभी आप तैयार हो गई? चलो आप भाई के साथ आओ, मैं नन्ही भाभी को देखती हूँ। आन्या नन्ही के रूम के बाहर नॉक करती है। नन्ही आन्या से, मैं बाथरूम में हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। आन्या बाहर से ही, जी भाभी जल्दी करो, मम बुला रही हैं आपको हो। ओके बस 5 मिनट, तुम चलो मैं आती हूँ। आन्या चली जाती है। थोड़ी देर बाद लॉन में लाइट्स ऑफ हो जाती है। एक जगह स्पॉटलाइट की वजह से सबकी नज़र उधर घूम जाती है। वहाँ साधना और परम खड़े थे। मैरून कलर की साड़ी में बालों को गजरा लगाकर खुला छोड़ रखा था। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, बहुत प्यारी लग रही थी साधना। परम ने भी वाइट शेरवानी भी मैरून जैकेट पहन रखी थी। एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में गोल्ड का कड़ा पहन रखा था। उनके बीच खड़ी छोटी सी परी अपनी मैरून रंग की फ्रॉक में सच में किसी परी की तरह लग रही थी। परम ने साधना की कमर पे हाथ रख और परी को गोद में उठाकर धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। स्टेज पर आकर दोनों एक साथ बैठ गए। पार्टी में आए सब मेहमान उन्हें बधाई देने लगे। साधना और परम मुस्कुराहट के साथ सबको धन्यवाद कर रहे थे। फिर दोनों ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। परम साधना और परी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। साधना के चेहरे पर खुशी देखकर परम को सुकून मिल रहा था। यही वो दिन था जिस दिन उसने साधना को पाया था। साधना ने परम की जिंदगी को सार्थक कर दिया था। परी उनके प्यार की निशानी थी, उन दोनों के बीच की मजबूत कड़ी। साधना की नज़र परम पर गई। साधना ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? परम ने आगे बढ़कर साधना को गले लगा लिया। साधना के हाथ भी परम की पीठ पर कस गए। सब डांस कर रहे थे। परम और साधना ने भी एक दूसरे का हाथ थाम डांस फ्लोर पर आ गए और डांस किया। सहाय जी के कहने पर राधिका को भी अहम के साथ आना पड़ा, पर अहम उस मौके का फ़ायदा उठाकर राधिका की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस कर रहा था। आन्या और रोहन भी थिरक रहे थे। ऋषभ दूर खड़ा सब देख रहा था। साधना को एक तरफ खड़ा देख वो साधना के पास आकर, कांग्रेस भाभी। साधना ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ साधना को गले लगाकर, कब तक नाराज रहेंगी आप? जानती है ना, आपके अलावा मैं किसी से दिल की बात नहीं करता। आप नाराज रहेंगी तो मैं कैसे रहूँगा? साधना खुद को छुड़ाकर, आप भी मेरे दिल की बात जानते होंगे भाई। नन्ही को अपना लो। मैं भी आपकी सालगिरह पर आपको बधाई देना चाहती हूँ। ऋषभ मुंह फेर कर, यह नहीं हो सकता भाभी। फिर मैं भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। तभी फिर से अंधेरा हो जाता है। एक कोने में पड़ती स्पॉटलाइट पर सबकी नज़र जाती है, जहाँ एक लड़की सबकी ओर पीठ करके खड़ी थी। हवा में उड़ते लंबे कमर तक बाल, सबका ध्यान उस ओर था। जैसे वो लड़की चेहरा घुमाती है, सब घर वालों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी, बड़े बड़े झुमके, आंखों में काजल, गोरे रंग में नन्ही दिलकश लग रही थी। राय फैमिली हैरानी और मुस्कुराहट के मिले जुले भाव से देख रहे थे नन्ही को। ऋषभ की नज़र नन्ही पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया था। नन्ही चलते हुए साधना और परम के करीब आई और माइक लेकर स्टेज पर चली गई। सब मेहमान जो नन्ही को जानते थे वो नॉर्मल होकर देख रहे थे। लड़के नन्ही को देखकर मुंह बंद करना भूल गए और लड़कियां इतनी सुंदर नन्ही को देखकर जल रही थीं। वहीं राधिका की बहुएं भी गुस्से में तन गईं।
ऋषभ एक तरफ मन में, ये महक यहाँ क्या कर रही है। तभी उसके कानों में नंदनी की आवाज़ गूंजी, हाय एवरीवन, आप सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत है। साधना राय और परम राय को उनकी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामना। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं आप सबको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं हूँ ऋषभ राय की पत्नी और राय खानदान की छोटी बहू नंदनी राय। जैसे ही नंदनी की बातें सबके कानों में पहुंची, सब लोग तालियों से अभिनंदन करने लगे। राय परिवार भी नंदनी के इस कदम से खुश था, पर ऋषभ ने जब सुना तो वह लड़खड़ाने लगा। नंदनी ऋषभ के पास आई और उसका हाथ थाम डांस फ्लोर पर आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।